हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 12 अगस्त पे पहुंच गए हैं और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी से बने करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ पैटर्न में। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। मार्किंग स्कीम में जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ता है ताकि आप सेफ जोन में रहते हैं। और प्रीलिम्स के लिए जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है आपको 60% ही एग्ज़ाम को वहाँ पे क्रैक करना है और कुछ नहीं है। तो अगर आप 10 में से 6 मतलब 100 में से 60 क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते तो 120 आप बहुत ही आसानी से क्रॉस कर जाएंगे और उतना ही प्रीलिम्स के लिए इनफ होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत कम भी करते हैं तो 120 से ऊपर प्रीलिम्स का कट ऑफ कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करिए ताकि सेफ जोन पे रहिए। ठीक है, और 10 में से अगर 10 में से 6 करेक्ट नहीं भी होते हैं तो टेंशन लेना नहीं है। वीडियो को हाफ एन आवर के बाद रिवाइज़ करना है और 24 आवर्स के बाद जो भी वीडियो को देख रहा है हर एक को, चाहे उसका स्कोर 10 में से 10 ही क्यों ना हो, उसको भी एक बार रिवाइज़ करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। दो स्टेटमेंट दी हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। फर्स्ट है, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे है इस समय। ठीक है, चाहे वो अभी सुशांत सिंह वाला केस हो, उससे मैटर करे ना करे, आपको मैटर करना है कि इसमें कौन सी एजेंसी, कौन सी जांच एजेंसी न्यूज़ में है, उसके ऊपर कुछ तरीके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए शायद सीबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, उसके ऊपर पूछा सकता है कि किससे कैसे रिलेट करती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो से रिलेट करेंगे कि ड्रग से रिलेट करती है। ठीक है, तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है। सेकंड है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। कि इंडिया एक सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में रहती है और जो नारकोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है इनमें वर्क करती है। ठीक है, तो इंडिया ने इसको साइन करके रखा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर अच्छे से सोच लिया होगा, राइट आंसर ही सोचा होगा अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, देखिए ये जो ड्रग्स के ऊपर वर्क करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आपको लग सकता है कि ड्रग्स के ऊपर, नारकोटिक्स के ऊपर वर्क करती है तो केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर आती होगी, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। सेकंड, क्या इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो इलिसिट ट्रैफिकिंग मतलब जो अवैध ट्रैफिकिंग होती है नारकोटिक्स ड्रग्स की और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की, उसके खिलाफ वर्क करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया ने इसको साइन करके रखा है इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और स्टेटमेंट 2 में जो दिया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ड्रग एंड रिलेटेड मैटर्स में इंडिया ने इसको साइन करके रखा है। तो इंडिया ने सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 को साइन किया है, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1971 इसको भी साइन करके रखा है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 इसको भी साइन करके रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेंस में जब आप एक मिनट ठीक है, जब मेंस में आप इस तरीके के लिखते हैं पॉइंट्स, ठीक है, जो नारकोटिक्स विभाग के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं और जो इस समय जो इससे ड्रग्स से रिलेटेड मैटर्स है जहाँ पे आप लिखते हैं क्वेश्चन में कि इंडिया ने किस किस सिग्नेटरी को चालू करके रखा, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो इनेक्टेड भी किया कि इंडिया सिग्नेटरी टू ऑल दीज कन्वेंशन एंड इनेक्टेड द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इंडिया के अंदर इसको एक्ट को चालू करके रखा गया है। विच मेट हर ऑब्लिगेशन अंडर दीज कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के जो भी अंदर ऑब्लिगेशन दी हुई है वो सभी इसके अंदर फॉलो की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज और आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द ई गोपाला ऐप। ठीक है, ई गोपाला ऐप के बारे में मैंने कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कल आपको दी थी कि इसे किससे रिलेट करता है। यहाँ पे आप उसी के आगे स्टेटमेंट को बढ़ा के क्वेश्चन बनाया, बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज, कि इसके अंदर जो ब्रीडिंग सर्विस होती है उसकी अवेलेबिलिटी होती है। सेकंड है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिसीज़ फ्री जर्म प्लाज्मा, कि जो भी बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं डिसीज़ फ्री जर्म जो प्लाज्मा के होते हैं उसको। एंड ऑप्शन 3 जो है इसमें जो दिया है स्टेटमेंट में कि सेंड अलर्ट ऑन ड्यू डेट फॉर वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस एंड काल्विंग। ठीक है, कि जो भी अलर्ट अगर देना है तो ड्यू डेट के पहले आपको इसमें मिल जाएगा कि कौन सी वैक्सीनेशन देना है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में किस तरीके से वर्क करना है, और जो काल्विंग की जाती है उसमें कैसे वर्क करना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए ये जो ऐप है ये फार्मर की सारी अवेलेबिलिटी, सारी प्रोफेबिलिटी उनकी कंप्लीट करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है, जिसके अंदर ई गोपाला ऐप, जो उसमें आपको जो भी पशुपालन करते हैं, रेयरिंग करते हैं, ठीक है, उसमें आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग है आप इस ऐप के ज़रिए उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जो भी ब्रीडिंग सर्विस की अवेलेबिलिटी वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी, जो भी बाइंग और डिसीज़ आपको फ्री जर्म प्लाज्मा करना वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, और जो अलर्ट जो वैक्सीनेशन का, अगर जो भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती हैं आपके, जो आपके पशु होते हैं उनकी जो काल्विंग होती है, इन सभी चीज़ों की आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। देख लेते हैं कैसा ऐप दिखता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है मैनेजिंग लाइफ स्टॉक, ठीक है, आप किस तरीके से लाइफ स्टॉक को मैनेज करते हैं। सबसे पहले ई गोपाला ऐप के बारे में एक लाइन देख लीजिए कि ई गोपाला ऐप इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इन्फॉर्मेशन पोर्टल फॉर यूज़ ऑफ फार्मर, ठीक है। ये एक ब्रीड इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस के लिए कि मार्केट में किस तरीके की वर्क चल रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, और एक इन्फॉर्मेटिव पोर्टल है फार्मर के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैनेजिंग लाइफ स्टॉक को करना, इंक्लूडिंग बाइंग एंड सेलिंग डिसीज फ्री जर्म प्लाज्मा इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है, सीमेन, एम्ब्रॉयस, तो ये सभी चीज़ें आप जानते हैं। इन सभी चीज़ों की फुलफिलमेंट करना लाइफ स्टॉक के लिए, जो भी आपके पशु हैं उसके लिए इसको लाया गया है। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विस, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रहेगा, ठीक है, वेटनरी फर्स्ट एड दिया जाएगा आपके पशुओं को, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की जो फैसिलिटी है इस ऐप के ज़रिए आप उसको अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गाइडिंग की जाएगी फार्मर को एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एनिमल यूजिंग अप्रोप्रिएट आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, वेटनरी मेडिसिन के लिए। तो ये जितने भी मैकेनिज़्म हैं, साथ ही साथ अलर्ट करना उनको, उनके वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, काल्विंग के लिए, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है एक फार्मर को उनके लाइव स्टॉक के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक काफ़ी अच्छा ऐप है, एग्जाम में लिखेंगे ई गोपाला ऐप के बारे में तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके का कुछ ऐप का ये लोगो आपका दिखेगा, ई गोपाला ऐप, जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से बना हुआ है इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 5 स्टार विलेज स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट में बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट एम्स टू एंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, कि इसका एम यही है कि एंश्योर करना एक यूनिवर्सल कवरेज पूरा फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम को रूरल एरियाज़ में कंट्री के, ठीक है, यूनिवर्सल कवरेज लाना है। सेकेंड है द स्कीम विल कवर सेविंग बैंक अकाउंट एंड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट, ठीक है, कि इस स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा जो भी सेविंग बैंक अकाउंट है और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट्स है उसको। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले 1 बाय फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसका जो एम है क्या, इंश्योर करना यूनिवर्सल कवरेज एक फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम रूरल एरियाज कंट्री के, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें जो नाम से आप देख रहे हो कि 5 स्टार विलेज, तो आप यहाँ पे को रिलेट कर सकते हो कि रूरल एरियाज जो कंट्री के वहीं पे इस स्कीम को यूनिवर्सली पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। सेकंड है कि द स्कीम विल कवर सेविंग अकाउंट एंड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर जो सेविंग अकाउंट्स है और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है इनको भी कवर किया जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का राइट आंसर तो सी हो गया। आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसने लॉन्च किया है 5 स्टार विलेज एंश्योर यूनिवर्सल कवरेज स्कीम फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम। याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि रूरल एरियाज़ की जो कंट्री है वहाँ पे इस स्कीम को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके और इनका यूज़ अच्छे से किया जा सके। साथ ही साथ जो स्कीम है इसमें कवर किया जाएगा 5 स्टार स्कीम, इसके अंदर सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा, रिकरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, इनको रखा जाएगा, KVP NCP सर्टिफिकेट आपको इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो 5 स्टार का है इसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये रखा जाएगा, जिसमें PPF अकाउंट भी आपके रहेंगे, फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी रहेगा जिसको लिंक किया जाएगा पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस से, ठीक है, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी रहेगी। साथ ही साथ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी रहेगी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट, इसके बारे में भी आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार स्कीम आखिर है क्या, इसको आप एग्ज़ाम में कवर कर सकते हैं जब रूरल एरियाज़ के बारे में कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो आपका जो जब आप सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में इसको आप यूज़ करते हैं जीएस का, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। गवर्नेंस के ऊपर भी आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके का वर्क किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सरोद पोर्ट। ठीक है, अभी सरोद पोर्ट 2 दिन से काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाए, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी अंडर द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। ये एक स्टैचुरी बॉडी है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंदर। एंड इट विल एडवाइज एंड असिस्ट इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन इन द मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, कि एडवाइस करता है, असिस्ट करता है सेटलमेंट करना जो भी डिस्प्यूट के होते हैं, अगर कोई आर्बिट्रेशन किसी मनमाने ढंग से मैरीटाइम सेक्टर के अंदर इस तरीके की ज़बरदस्ती करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले कि क्या जो ये जो स्कीम है ये आपकी एक स्टैचुरी बॉडी है, देखिए ये गलत है, क्योंकि जैसे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है कि सरोद पोर्ट, जिसको सरोद के फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेशल ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, पोर्ट कहा जाता है, इसमें डिस्प्यूट रिड्रेशल किए जाते हैं जो भी पोर्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश किया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। इसमें कोई ऐसा परमानेंट लॉ नहीं बनाया गया है जिसके अंदर आपको इसको स्टैचुरी बॉडी के अंदर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रखा गया है। स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो सरोद पोर्ट है इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि अफोर्डेबल एंड टाइमली रेजोल्यूशन करना डिस्प्यूट एक फेयर मैनर में, एनरिचमेंट जो भी है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की उसको मैकेनिज्म को और ज़्यादा बढ़ाना, और पैनल को टेक्निकल एक्सपर्ट एज आर्बिट्रेटर से दूर रखना। ठीक है, तो इसमें इन सभी चीज़ों का इनका डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सरोद पोर्ट्स हैं कंसिस्ट करता है मेंबर फ्रॉम इंडियन पोर्ट एसोसिएशन IPA और इंडियन प्राइवेट पोर्ट एंड टर्मिनल एसोसिएशन IPTTA। इनके मेंबर सरोद पोर्ट के अंदर वर्क करते हैं और यही मतलब जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी मतलब 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। पहला आपका गलत है, इसको मेजर ट्रस्ट पोर्ट के अंदर नहीं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस 2019 रिलेट टू। ठीक है, तो दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस 2019 ये किससे रिलेट करता है? फर्स्ट है कैपेसिटीज़ इन डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की कैपेसिटीज़ जो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की होती है और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की। ऑप्शन बी रिस्पॉन्स टू टेरर आउटफिट्स इन कंट्रीज़ नेबरहुड, की रिस्पॉन्स करना जो टेरर आउटफिट्स होते हैं कंट्री के नेबरहुड को। एंड ऑप्शन 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर टू क्लाइमेट चेंज, की कैपेसिटी बिल्डिंग एक अच्छा खासा प्रोग्राम तैयार करना एग्रीकल्चर के लिए जो भी जब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। ऑप्शन 4 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस फॉर रिस्क एमेनेटिंग फ्रॉम वायलेटिंग ग्लोबल इकोनॉमी सप्लाई चेन, की एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस तैयार रखना रिस्क एमेनेटिंग, रिस्क को दूर करने के लिए जो भी वॉलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई चेन है उससे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए, यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए मतलब 1 विल बी द राइट आंसर, कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस 2019 है इसका मतलब ही यही है, इसको चालू इसलिए किया गया था ताकि कैपेसिटी बिल्ड की जा सके डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए। वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही दी गई थी कि स्ट्रेंथन करना ऑपरेशनलाइज क्रॉस बॉर्डर कैपेसिटीज़ को डिजास्टर रिडक्शन करने के लिए, और रिस्पॉन्स जो भी यूनैनिमसली अडॉप्टेड किया गया था इसको 72nd सेशन WHO रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया इन दिल्ली 2019 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके का अभी जो इमरजेंसी का फेज चल रहा है, तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम में जब आप कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कुछ की इनिशिएटिव इसके अंदर डाले गए हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन आइडेंटिफाई रिस्क बाय मैपिंग करना, असेसिंग करना वल्नरेबिलिटीज़ को, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करना, इंप्लीमेंटिंग मेजर्स लेना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, एंड प्रिपेयरिंग करना ऑपरेशनलाइज रेडीनेस को। तो ये सारी चीज़ें आप मेंस के हिसाब से आप इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिए अच्छी तरीके से अपने पास डाउनलोड करके, तो वहाँ पर हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइग्नेस स्पेसक्राफ्ट। तो साइग्नेस स्पेसक्राफ्ट अभी न्यूज़ में था, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन डेवलप बाय द स्पेसएक्स, इसको स्पेसएक्स के द्वारा डेवलप किया गया है। सेकंड है, द SS कल्पना चावला इज अ साइग्नेस स्पेसक्राफ्ट नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन डेसेंट टू फ्लाई इन स्पेस, की जो SS कल्पना चावला थी इज अ साइग्नेस स्पेसक्राफ्ट नेम। ठीक है, साइग्नेस स्पेसक्राफ्ट का नेम्ड इन्हीं के नेम के बाद रखा गया है, जो पहली इंडियन डेसेंट थी, इंडिया की जो फर्स्ट ऐसी महिला थी जिसने स्पेस में गई थी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले, क्या इसको स्पेस एक्स ने डेवलप किया है? बिल्कुल गलत है, स्पेस एक्स ने डेवलप नहीं किया गया। आगे हम जिसको देखेंगे किसने डेवलप किया है। और क्या इसका नाम, जो साइग्नेस स्पेस क्राफ्ट का नाम एसएस कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, जो फर्स्ट डेसेंट है जो इसने फ्लाई किया था स्पेस के अंदर? ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बी विल बी द राइट आंसर। इसको जो डेवलप किया गया है, इसको ऑर्बिटल साइंस कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया है, और जो मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च किया है ये नॉर्दरप ग्रमेन इनोवेशन सिस्टम, इसने इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो ईच स्पेस के क्राफ्ट हैं जिसको नॉर्दर्न ग्रोमेन के इसने नेम दिया है आफ्टर एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, कि नॉर्दर्न जो ग्रोमेन है इसका नेम रखा गया है NG-14 साइग्नेस स्पेस क्राफ्ट आफ्टर द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन डेसेंट टू फ्लाई इन स्पेस। ठीक है, कि जब पहली वुमेन जो हमारी साथ कल्पना चावला थी, इन्होंने जब फ्लाई किया था स्पेस में, तो उनके बाद NG-14 साइग्नेस स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो स्पेस मतलब जो जितना ये वेट को कैप्चर करता है, जितना वेट को ये होल्ड करता है, अप्रॉक्सीमेटली 3629 kg कार्गो टू स्पेस स्टेशन पे ले जा सकता है। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ साइन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो किसके साथ इंडिया ने अभी मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं? फर्स्ट है सिंगापुर, सेकंड जापान, थर्ड फ्रांस। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। इसका मतलब कि इंडिया ने सिंगापुर, जापान एंड फ्रांस, इन तीनों कंट्री के साथ ही मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन करके रखा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ साइन किया गया है। और जो इम्प्लीमेंट अरेंजमेंट कंसर्निंग म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन लॉजिस्टिक एंड सर्विस सपोर्ट, ये सिंगापुर के साथ 2018 में साइन किया था। एग्रीमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है, रेसिप्रोकल करना लॉजिस्टिक सपोर्ट को, ये आर्म फोर्सेस के साथ फ्रांस, आर्म फोर्सेज जो फ्रांस की, उसके साथ 2018 मार्च में चालू किया था। एग्रीमेंट टू एक्सटेंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू ईच अदर नेवीज विद द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ सितंबर 2019 में साइन किया है। और जो एग्रीमेंट है ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड द सर्विस बिटवीन द इंडियन आर्म फोर्सेज एंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ऑफ जापान, अभी रिसेंटली इसको जापान के साथ शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है जो कंट्री से हम साइन करते हैं, तो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके ऊपर मैं कल भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी दो दिन पहले ही इसको स्टार्ट किया गया असम के अंदर। ठीक है, बता भी दिया है। चलिए, फर्स्ट है, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कि ये कम्प्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑप्शन 2, द स्कीम इज़ टू फॉलो क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच विथ रिक्विजाइट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, कि इस स्कीम का मतलब ये है कि फॉलो करना क्लस्टर और जो एरिया बेस्ड अप्रोच है, ताकि रिक्विजाइट वापस से स्टार्ट की जा सके, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को जोड़ने का मकसद, मतलब कि जो बैकवर्ड जो गाँव है, जो बैकवर्ड सिटीज़ हैं, उनको भी फॉरवर्ड लाने के लिए एक बार फिर से उनको जोड़ना। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले, क्या ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है? बिल्कुल करेक्ट है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर क्या करेगा, सेंटर 60% और स्टेट 40% क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न है वहाँ तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वहाँ पे ये रहता है कि जो स्टेट है वो 90% शेयर करता है, और जो वहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं वो 10% शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि सेंटर सारा बेयर करेगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर जो अप्रोच रखी गई है, एरिया बेस्ड अप्रोच है, इसमें रिक्विजाइट करना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज को, ठीक है, दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाना। बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझ लो इसके बारे में, कि जो फंडिंग है यही 60% सेंटर करेगा, 40% स्टेट करेंगे और 90% सेंटर करेगा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपके, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयन स्टेट है ये आपके 10% शेयर करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। और ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों का एक कंपोनेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था अभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑर्गेनाइजिंग अ 2-day कॉन्क्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी अंडर शिक्षा पर्व
थ्रू ऑन ऑनलाइन मीडियम। तो ऑनलाइन मीडियम के जरिए अभी शिक्षा पर्व एक प्रकार का स्कूल एजुकेशन 21वीं सेंचुरी के लिए 2 दिन का कॉन्क्लेव स्टार्ट किया गया है। तो इसको किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है? फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, CBSE। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अभी जो हमारी न्यू मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, ठीक है। 21वीं सेंचुरी के लिए अभी एक नया कॉन्क्लेव स्टार्ट किया गया ऑनलाइन मीडियम के जरिए, इसको शिक्षा पर्व नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना, 10 सितंबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और PM मोदी ने इसको एड्रेस किया है 11 सितंबर 2020, मतलब यस्टरडे, कल इसको स्टार्ट किया गया। और मिनिस्ट्री कौन सी है? एजुकेशन मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजाइन अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन सोलर वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ठीक है। तो अभी वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड इस तरीके का प्रोग्राम ISA ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी IMF एंड ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और वर्ल्ड बैंक दोनों ने ISA के साथ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिल के इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है कि वन सोलर वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। इस इनिशिएटिव के तहत हम अच्छे तरीके से सोलर एनर्जी को बनाएंगे, ठीक है। और 2022 तक तो हमारा एम ही है कि 175 जो गीगावाट एनर्जी सोलर अलायंस के लिए डेवलप करना है, ठीक है। सोलर अलायंस में टोटल इतनी एनर्जी हमको करना है जिसमें जो 100 गीगावाट रहेगी इसमें सोलर एनर्जी रहेगी, और अदर जो रहेगी इसमें विंड एनर्जी और अदर जो बायोगैस एनर्जी रहेगी, इन सभी को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो ISA है इसने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेटर NTPC लिमिटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन 47 मेंबर कंट्रीज ऑफ ISA, ठीक है। तो 47 कंट्रीज जो ISA हैं इन ये सभी मिलकर के साथ वर्क करेंगे। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।